फिगर में हम काउंट करने वाली बात कह रहे थे, तो कुछ अनमैच हो रहा था आंसर। बेटा वो कौन था, बोलना बेटे, क्या नंबर था आपका? सर सानवी। सन्नी, सानवी। शांति, शांति तुमने दिया था ना, एक नंबर दिया था तुमने, एक नंबर बताया था, क्या नंबर था वो? सिग्निफिकेंट फिगर में हम जब वो उसको राउंड ऑफ कर रहे थे, उसमें कुछ नंबर बोला था आपने, एक मैच नहीं कर रहा था हमारा आंसर, याद है आपको अभी? सर एक मिनट। सर 3.349। हाँ, 3.349, तो 3.349 ऐसा कुछ नंबर था ना? यस सर। तो हमारा डिस्कशन ये लास्ट में ये हुआ था कि बहुत सारे नंबर होंगे तो पीछे से चलते आएंगे, तो वो आप करेक्ट हो उसके अंदर। जो मैं ये कह रहा था वो मेरा रोंग था, कि पीछे से जब आप चल के आओगे तो पीछे से आपने सही बोला था कि सर इतने सारे नंबर होंगे तो फिर हम सारा थोड़ी करते हुए आएंगे, क्योंकि उससे हमारा डिजिट भी गलत हो रहा था। जो पहले हम कर रहे थे कि अगर हम पीछे से चलेंगे तो जैसे 9 को हटाएंगे, एक 5 भी तो आ रहा था ना बेटा, 5 था, 5 वाला कुछ था वो, अच्छा यही था, सर 5 नहीं, बनाया फोर था, नहीं था 4 नहीं था ना, 5 था कुछ ऐसा। सर, 4 सर 9 भी यही था। था, यही सर था ये सर। था वो 9 को राउंड ऑफ करके 5 हो जाएगा वहां पे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो 9 को हमने राउंड ऑफ किया था, तो हमने ऐसे किया था, देखो जो मैंने आपको बताया था कि हमने ऐसे किया था, ये 9 था तो ये 5 से ज्यादा है, ये 4 है तो 5 हो जाएगा, ऐसे ही कुछ किया था ना हम लोगों ने। यस फिर सर। हमें 2 तक डिजिट लेना था, तो फिर हम 5 को लेके फिर इधर कर रहे थे, ये 5 था, ये हमारा ओड नंबर बन रहा था, तो हम इसका आंसर निकाल रहे थे 3.4। बट यहाँ पर जो आप सही कह रहे थे कि सर ये 3.34 है, तो ये वैल्यू तो चेंज हो गई, ये वाली 3.4 आ गया, ये तो काफी ज्यादा आ गया इससे, तो उल्टा एक्यूरेसी कैसे आएगी? तो जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो टोटल नहीं काउंट करेंगे, जितना ही बड़ा नंबर हो, जितने हमें सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए होंगे उतना सिलेक्ट करेंगे बेटा हम। जैसे हमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए था ना उसके अंदर, तो हम 2 ही सिलेक्ट करेंगे, और उस 2 के लिए हम राउंड ऑफ देखेंगे। जैसे 2 के लिए हमें राउंड ऑफ यहां पर देखना है, जैसे ये 4 है तो ये हमारा 5 से कम है, तो जितना है उतना का उतना ही रहेगा वो। अगर ये 5 से ज्यादा होता है ये वाला, तो फिर वही वाला रूल जो राउंड ऑफ वाला चलेगा। तो हम पूरा का पूरा नहीं चलेंगे, लास्ट तक नहीं चलेंगे, आई अपोलाइज फॉर दैट। मैं लास्ट में आपको ये बोला था कि नहीं ऐसे करेंगे, आई वॉज रोंग ऑन दैट टाइम, और आप इसको ऐसे नहीं करोगे, क्योंकि इतना होगा तो आपकी बात सही लगी कि भाई इतने सारे होंगे तो कैसे करते आएंगे, लास्ट क्लास से ऐसे थोड़ी चलेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर? सर क्लियर बेटा ये वाला? हाँ सर हाँ बोलो फिजिक्स बेटा। वाले सर तो इसका आंसर 3.4 ही बता रहे थे। नहीं, अगर इसमें आप राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ में सिर्फ हम क्या लेंगे, यहां से लेके यहां तक लेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन आ रहा था ना रूल में। तो हमें अगर 2 Yes, sir. सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, अगर हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है तो हमें यही सोल्व करना होगा, हम पीछे से यहां तक नहीं आएंगे, हम इन चीजों में ही देखेंगे, हम सिर्फ यहां से देखेंगे इन 3 को। अब ये 4 आ रहा है हमारा, ये 4 Yes, है, sir. तो ये 5 से क्या है, कम है ये 5 से। अगर Yes, ये sir. 5 से कम है तो जितना होगा उतना ही रखेंगे हम। अगर ये 5 से ज्यादा होता तो ये फिर हम इसको सोल्व कर लेते, फिर हम Okay, यहां पर sir. इसको इंक्रीज कर लेते। ठीक है ना, मैंने चेक भी किया था बाद में, तो इस तरीके से ही रूल बनेगा ये। अगर हमें यहीं तक लेना था, 3 लेने होते, 3 सपोज 3 सिग्निफिकेंट फिगर करना होता, तो यहां तक सोचते फिर हम लोग 3.349। अब आप इसको छोड़ते, तो ये देखो ये 5 से ज्यादा है, ये 5 से ज्यादा है, तो इस 4 को फिर हम जो है आपका 5 कर देते। अगर ये वाला डिजिट 5 होता तो ये इवन होता तो इवन ही रखते, ओड होता तो इवन कर देते। क्लियर बेटा? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट चलो, आज हम पहले डीपीपी निकालो, अपना डीपीपी डिस्कस करेंगे पहले हम लोग। तो 1 से लेकर के आपका 1 से लेके 3 तक बेटा, किसी का प्रॉब्लम 1 से लेके 3 तक? सर सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम, इसमें क्या Yes, कह sir. रहा है, ए मेटल एम ऑफ इक्विवेलेंट मास ई, एक मेटल है जिसका इक्विवेलेंट मास ई दे दिया हमें, और फोम एंड ऑक्साइड, एक फार्मूला दे दिया, कहता है ये मेटल एम था और मेटल एम एक ऑक्साइड बना रहा है MxOy। द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इज गिवन बाय द करेक्ट इक्वेशन। देखो हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, जैसे हमने कल पढ़ा था, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्लियर? अब इक्विवेलेंट ऑफ मेटल sir. वेट से कैसे निकालोगे? ए मेटल एम ऑफ इक्विवेलेंट मास ई,
अच्छा, इसकी भी जरूरत नहीं है, हमें तो क्या निकालना है, सिर्फ एटॉमिक मास निकालना है ना मेटल का। तो एटॉमिक मास निकालना है मेटल का, तो मेटल का एटॉमिक मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। तो इसका मतलब फार्मूला वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। और एन फैक्टर देखो यहां पता लग रहा है, जो ये इसके वाला वैल्यू होता है वो इधर जाता है, इसका चार्ज है, और ये वाला इसका चार्ज होता है। तो मेटल का चार्ज तो हमारे पास वाई है, इसका मतलब एन फैक्टर जो हो गया वाई आ गया, तो ई इंटू वाई हो जाएगा। ई इंटू वाई हमें निकालना क्या था, एक बार फिर देख लेते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इज गिवन बाय द करेक्ट इक्वेशन। तो आप इसमें से दो तरीके यूज कर सकते थे। वेट तो गिवन नहीं है हमें, इक्विवेलेंट वेट गिवन है हमारे पास। तो अगर हमें मेटल का निकालना है तो मेटल का ये आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू मेटल का ऑक्साइड दिया हुआ है MXOY, इसका मतलब m का वैलेंसी ये प्लस y और O का वैलेंसी ये। तो अब हमें यहां पे अगर इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करोगे तो आपका x लगा दोगे यहां पर x मेटल में, और उसका वैलेंसी कितना है y है। तो हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट अगर इसका निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर, और फार्मूला वेट इज इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट उसने क्या दिया था हमें, इक्विवेलेंट ए मेटल एम ऑफ इक्विवेलेंट मास ई दे रखा था, और एन फैक्टर हमने फार्मूले से देख लिया, इस इक्वेशन से देख लिया, यहां पर जो चार्ज आएगा, जो मेटल का चार्ज है वो प्लस वाई है। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी प्लस वाई होगी, तो वही इसका एन फैक्टर होगा, तो ई इंटू वाई आंसर देंगे हम इसका। सर इसमें तो आंसर ऑप्शन ए दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है, तो इसका मतलब हमें वेट तो गिवन है नहीं, और ई दे रखा है 2EY अपॉन एक्स। सर ये यहाँ इसने पे x भी तो 2 है ना, इसलिए इन्होंने ऐसे कर दिया होगा। x की वैल्यू तो 2 है क्योंकि ऑक्सीजन की 2 ही होगी वैलेंसी। हाँ, लेकिन इसने हमें ये दे दिया ना MXY दे दिया, OXY दे दिया। ई फॉर्म एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, तो X है तो इसका वैलेंसी हो गया X, और O है तो ये हो गया, इतना आ गया ये। अब हमें इसने ऐसे क्यों लिया, हम चेक करते हैं इसको, कुछ और तो नहीं दे रहा है क्वेश्चन में। हमें कह रहा है फॉर्म एन ऑक्साइड ऑफ मोलिकुलर फार्मूला MXOY, द एटॉमिक मास ऑफ मेटल ऑक्साइड का नहीं कह रहा, हमें तो मेटल का ही कह रहा है। मेटल का कह रहा है तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, तो इक्विवेलेंट में हमें वेट चाहिए होगा, तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड। अब अगर ये हमें कहता है इक्विवेलेंट, तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट होता मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। तो बात तो एन फैक्टर की कर रहा है, दोबारा भी वेट आता तो एन फैक्टर तो इसका यही आ रहा है MX। ओके, एक चीज और है कि MXOY है, MXOY है, बट x की वैल्यू 2 है। X, x की वैल्यू 2 हो हाँ X का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्साइड है, ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा इधर वाला। तो एन फैक्टर जो मेटल का आ रहा है वो तो ये इतना ही आ रहा है ना, एन फैक्टर जो आ रहा है, सर वो एन फैक्टर जो आ रहा है वो इधर वाला इसका एन फैक्टर होगा। सपोज मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है सपोज, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देखो इस एग्जांपल को ऐसे लो। सपोज मैं कहता एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और मैं कहता इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम निकालो, तो ये वाली वैलेंसी तो इसकी होती ना 3, और ये वाली वैलेंसी इसकी होती, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते आप, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता, फार्मूला वेट जो एल्यूमिनियम का है डिवाइडेड बाई इसका एन फैक्टर आता। तो एन फैक्टर हमें सिर्फ मेटल का निकालना था, तो मेटल का चार्ज तो 3 ही लेंगे हम, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट सर लेकिन हाँ बोलो सर यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, तो 3 into 2 नहीं, 6 नहीं हो जाएगा? हमें तो Al2O3 का निकालना होगा, तब तो हम ये यूज करेंगे। सपोज मैं इसी केस को कहता कि आप इक्विवेलेंट वेट निकालो Al2O3 का, Al2O3 का, देन क्या आ जाता है Al2O3 का मेटल, जो भी हमारे पास जितना भी ये सारा है इसका मोलर मास डिवाइडेड बाई टोटल का इक्विवेलेंट वेट। टोटल में फिर क्या होता है, या तो नेगेटिव चार्ज लेते हैं या पॉजिटिव, तब इसको इससे मल्टीप्लाई करते, 3 into 2 मतलब x into y लिखते, या 3 into 2 लिखते अगर हमें मेटल के ऑक्साइड का लेना होता। सपोज हमें यहाँ ऑक्सीजन का निकालना होगा, तो ऑक्सीजन का भी तो हम सिर्फ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई उसका जो x है वही लेंगे हम। तो ये क्यों दे रखा है, इसका मतलब ये ठीक नहीं है, इसका 2 का यूज नहीं करेंगे हम, 2 का यूज नहीं करना हमने अगर मेटल के लिए निकालना है। सर इसमें EY जैसा कोई वो तो ऑप्शन तो है ही नहीं।
हाँ, तो इसीलिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग में कुछ होगा ना, तो आगे पीछे आ जाएगा, कोई और क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे इसने बोला है ए मेटल एम ऑफ इक्विवेलेंट मास ई, एक मेटल है उसका इक्विवेलेंट मास ई है और वो फॉर्म एन ऑक्साइड ऑफ मोलिकुलर फार्मूला, उसका ये ऑक्साइड बन रहा है। द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल, अगर हमें एटॉमिक मास टू करेक्ट इक्वेशन, सिर्फ एटॉमिक मास चाहिए, तो उसने जो आंसर क्या दिया, जैसे 2E, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है 2E अपॉन, इधर क्या दे रखा है उसने, इंटू वाई बाई एक्स, ये भी दे रखा है ना, वाई बाई Yes, एक्स। तो sir. ये चीज नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी ये? बिकॉज यहां पर जो हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है, या तो इसका वेट पूछ लेता, वो हमारे पास वेट पूछ लेता टोटल, तो तब हम जो कह सकते थे कि भाई ये आएगा, तो मोलर मास इतना तो हो ही नहीं पाएगा ना। जैसे मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला एग्जांपल बताया आपको, Al2O3, तो Al2O3 में एल्यूमिनियम का निकालना है तो सिर्फ एल्यूमिनियम का ऐसे ही आएगा, 2E इंटू वाई बाई एक्स बन नहीं पाएगा, क्योंकि यहां से कैसे बना, ये तो टोटल वेट आ गया आपका। इसका मतलब आपका वाई बाई एक्स कर रहे हो, ये तो कहीं से बनना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है वाई बाई एक्स। तो इसमें देखो आपके क्या क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एक्स ई वाई ई, तो मोलर मास निकालना है तो ई इंटू वाई आएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये आएगा, ई इंटू जो एन फैक्टर है वो है वाई, जो इधर वाला है, ई इंटू वाई देना आंसर इसको। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ, बोलो सर बेटा। यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू तो 2 होगी। एक्स की वैल्यू 2 अब हम नहीं लेंगे, हमें हमें जैसे भी दे रखा है कि हो सकता है ऑक्साइड कैसा भी हो, कोई और ऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड कैसा, ये तो नोन है ना कि ऑक्सीजन जो होता है उसका चार्ज 2 सर होता अगर है। हाँ सर अगर y की वैल्यू भी 2 होगी तो फिर तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की भी 1 हो जाएगी वैल्यू। हाँ, वो कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए अभी हम कुछ Yes, नहीं sir. लेंगे यहाँ पर। इसलिए हम क्या लेंगे कि भाई जैसे मैं कह देता SN+4, ये देखो, और ऑक्सीजन ले लेता Y2, तो इसका फार्मूला बनाएंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 2 Yes, रह जाएगा sir. ना। तो इसलिए ये डायरेक्ट हम नहीं सोच सकते कि भाई उतना ही होगा, हमें पता है, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। हमें MXOY है तो हम तोड़ेंगे इसको, MXOY, तो हम बोलेंगे भाई ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, तो इसका चार्ज क्या ले लेंगे, +Y, और ऑक्सीजन का ले लेंगे माइनस। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका एन फैक्टर Y लेंगे, ऑक्सीजन का निकालना है तो X लेंगे, या हमें ये दे देता M2Y, सपोज ये दे देता M2Y, तो हम क्या कह देते, फिर ये इसका 2 ले लेते, इसका Y ले लेते। क्लियर? तो इसका आंसर हमें XY की टर्म में ही देना है अपने को। सर हम्म सर ये क्वेश्चन मैंने करा था तो हो गया था सर। इसमें फर्स्ट ही आंसर होगा अगर हम दोनों ऑक्साइड मेटल के इक्विवेलेंट और ऑक्साइड के इक्विवेलेंट को इक्वल रखेंगे तो उससे आ जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन बेटा अगर हम इनके इक्विवेलेंट बराबर रख रहे हैं तो वो नहीं आ रहा ना, एट इक्विवेलेंट वेट नहीं, आप में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालना है, हमें निकालना है मोलिकुलर वेट। एक केस और करके देखते हैं, देखो इक्विवेलेंट वाला लगा के देख लो आप, इक्विवेलेंट वाला लगाया, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ, किसका लगाएं, पूरे मेटल ऑक्साइड का लगाएं या ऑक्साइड का लगाएं, दो तरीके हो सकते हैं। ऑक्साइड का लगा लिया। अब इक्विवेलेंट लगाओगे तो आपको वेट का रिक्वायरमेंट होगा, इक्विवेलेंट निकालने ना, तो वेट का, वेट गिवन नहीं है। अगर वेट होता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, वेट होता तो हमें कोई, अब इक्विवेलेंट निकालोगे तो वेट तो दे ही नहीं रखा उसने। देखो ए मेटल M इक्विवेलेंट मास E फॉर्म एन ऑक्साइड ऑफ मोलिकुलर फार्मूला MXOY। अगर मैं इसका सपोज मेटल ऑक्साइड में टोटल वेट ऐसे ले लेता हूं, वेट निकाल लेते हैं, वैसे कर लेते हैं चलो। अब MXOY है ना, तो टोटल वेट कितना हो गया MX का, भाई 2mx, यानी कि x टोटल वेट ले लेते हैं XM, ठीक है, XM इक्विवेलेंट है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट सपोज E है। इधर टोटल वेट निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट तो आपके पास है, ऑक्सीजन का वेट कितना दे रखा है O कितना दे रखा है Y, चलो YO ले लेते हैं। और इसका कितना है आपका, भाई एन फैक्टर अगर निकालोगे, ऑक्साइड है वैसे तो 2 लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप X लेके भी करोगे तो मान लो आपने 2 ले लिया ऑक्सीजन का, तो ये 2 आ गया। तो बट हमारे पास अभी वेट है नहीं, अब ये चीज जो सर निकालनी है, यहाँ पे 8 आएगा ना, है सर 2 की जगह 8 आएगा। 8 आएगा ना, 8 टोटल Yes, sir. 8 आ गया। तो अब 8 आ गया तो ऐसा कुछ है नहीं, वेट दिया होता तब तो हम ऐसे निकाल लेते उसमें,
या तो क्वेश्चन में कुछ और पूछना चाहता है भाई, इक्विवेलेंट क्या पूछना चाहता हो, एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज गिवन बाय करेक्ट इक्वेशन, तो इक्विवेलेंट ये नहीं बन रहा है 2E/x, क्योंकि हमारे पास तो फार्मूला वेट m है, और फार्मूला वेट या इक्विवेलेंट वेट क्या होना चाहिए, m/n फैक्टर। तो m हम निकालना चाहते हैं, हम अगर m निकालना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट इंटू n फैक्टर होना चाहिए। इसके क्वेश्चन के हिसाब से तो n फैक्टर देखो कितना हो गया 2, n फैक्टर की वैल्यू तो ये बता रहा है, कह रहा है कि e से इंटू n फैक्टर है तो आप 2y/x से डिवाइड करो, ये तो ये कह रहा है ना, इक्विवेलेंट वेट 2y/x। यहां से देखो अब क्या n फैक्टर हमारा 2y/x बन रहा है कहीं से भी, मेटल ऑक्साइड में देखो mx/OY, तो n फैक्टर पर स्पीसीज बताना है आपको, तो ये एक चीज और सर कर। हाँ बोलो। सर यहाँ ऑक्सीजन का मास 16 नहीं रख सकते? कहाँ पर? ये जो आपने लिखा है एक्स एम अपॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वाई हाँ ओ y अपॉन 8। 8, नहीं 16 सर तो नहीं यहाँ होगा ना, 16 तो नहीं हो सकता ना, 16 तो फार्मूला वेट होता है, हमें तो इक्विवेलेंट वेट लिखना होता है ना, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का 8 आता है ना। यस अब आप एक काम कर सकते हो कि यहां पर जैसे O है, O की वैल्यू कितनी है 16, यस सर 8 टू जा 16, तो यस 2y, तो 2y/x m अपॉन ई, तो ये वैल्यू जरूर आ सकती है आपकी कि x अपॉन ई, m निकालना है, m इज इक्वल टू 2y/e अपॉन x, ऐसा मैच करो, ऐसा तो नहीं आ रहा कहीं, ये भी पॉसिबल है। अगर ये वाला ऑप्शन जो हमने निकाला ये नहीं दे रखा है तो ये ऑप्शन देख लो, सर, यस सर 2y/e/x, यही तो फर्स्ट ऑप्शन है, यही ऐसा ही है फर्स्ट ऑप्शन। हाँ तो यस इस सर फॉर्म में निकाल सकते हो आप, इस फॉर्म यस में सर कर सकते हो, इसको इक्विवेलेंट से निकाल लोगे, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूं एक बार, तो आपको जितने ऑप्शन दे रखे हैं जिस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो आप। इसमें देखो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, 2E/x वाला ऑप्शन चलना है आपको, तो फिर ऐसे कर सकते हो आप। कैसे, क्या लिखोगे इसमें, जैसे इक्विवेलेंट ऑफ, ये मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है MxOY, ये वाला मेटल ऑक्साइड है, तो हमें ये पता है इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल में वेट कितना है, तो टोटल तो मेटल ऑक्साइड है ना ये टोटल, तो टोटल वेट 1 m का मेटल m है तो x होगा, तो xm कर दो, टोटल वेट हो गया xm डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, सपोज E है, निकाला नहीं हमने, E है, इधर निकालोगे तो ऑक्सीजन का टोटल वेट देखो OY, तो OY डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 8। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये तो हमें निकालना है m, तो m निकालना है तो XME की फॉर्म में दे रखा है हमें, तो XME y इंटू देखो ऑक्सीजन कितना दे रखा है 16, ये दे दिया 8, 8 टू जा 16, तो हमें क्या चीज निकालनी थी, m निकालना था, तो इस फॉर्म में आप ये कर सकते हो 2y/e अपॉन x। अगर ये ऑप्शन दे रखा है तो ये लगा देंगे, और वो भी सही है जो हमने पहले किया, m इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू n फैक्टर, और n फैक्टर जो है हमारा e इंटू n फैक्टर जो आएगा, इस इक्वेशन को देखने से n फैक्टर y आ जाएगा EY। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं दे रखा है और ये दे रखा है तो ये लगा सकते हो आप। क्लियर, आंसर के हिसाब से फिर हम ये दे देंगे। सर अगर दोनों ऑप्शन में हुए तो? दो हो नहीं सकते बेटा, इसीलिए तो ये नहीं दिया ना, ये निकाला था हमने, ये दिया नहीं उसने, दूसरी फॉर्म में बना के दे दिया उसने 2E वाली फॉर्म में, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, और दोनों होंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा कि 1 and 2 बोथ, तो 1 and 2 बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट चलो बेटा 4 से लेके 6 तक, 4 to 6 किसी का प्रॉब्लम? सर फोर्थ। 4 4 कह रहा है द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट m इज 53 इन इट्स ऑक्साइड ऑफ मोलिकुलर फार्मूला M2O3, M2O3 दे रहा है।
हमें कह रहा है द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट M इज 53 इन इट्स ऑक्साइड ऑफ, देखो मोलिकुलर फार्मूला आ गया आपका M2O3। अब इसमें क्लियर है कि मेटल के बारे में उसने बता दिया 53% है, तो बाकी जो होगा वो आपका ऑक्सीजन होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाए भी थे हमने, देखो 47% हो जाएगा ये। अब दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल वही वाला कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल गिवन वेट 53 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। हमें निकालना क्या था इसका एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, फार्मूला वेट इनटू n फैक्टर। इधर आ जाओ दूसरी साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन तो गिवन वेट 47, इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट ही हमें पता है ऑक्सीजन का 8 होता है। क्लियर, n फैक्टर यहां से निकालो, देखो मेटल का n फैक्टर कितना है, वही वाली बात, ये वाली वैलेंसी इसकी, ये वाली वैलेंसी इसकी, तो 3 हो जाएगा इसका। तो 53 अपॉन m आपको कैलकुलेट करना है, 347/8। अब इसको कैंसिल आउट करके देखो कौन सा किससे कैंसिल होता है, तो कैलकुलेशन बनाओ, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। द परसेंटेज एलिमेंट M53 है, वो 47 आ गया, तो ये कैंसिल किससे होगा, 3 से तो नहीं जाएगा ये। 53 और 47 चेक कर लो, तो m की वैल्यू अप्रोक्स कर सकते हैं सर। 8 6 जा 48 होता है ना, 47 दे रखा है। अच्छा, तो 6 निकाल दो, इधर इसको 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 53 का अप्रोक्सीमेट हाफ ले लो, कितना आ रहा है 27 के आसपास आ जाए, कितना आ रहा है 25 हो गया 27 के आसपास, तो अप्रोक्स कर सकते हैं। क्लियर बेटा, चलें आगे। तो हर जगह देखो आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना है, ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंट बराबर करते जाओ आप। 6 तक किसी का, और 6 तक नहीं है तो बेटा आगे चल जाओ, 9 तक किसी का। सर 5th क्वेश्चन भी है, 5th क्वेश्चन भी है, 5th वाला है। देखो x ग्राम मेटल गिव y 2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, कहता है मेटल है, सेम कॉन्सेप्ट बेटा, मेटल से मेटल ऑक्साइड बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। कहता है मेटल कितना है आपके पास x ग्राम, और मेटल ऑक्साइड कितना है आपके पास, देखो y ग्राम। तो मेटल ऑक्साइड y ग्राम है, जिसमें से मेटल तो x है, तो ऑक्सीजन का पता लग गया आपके पास, y माइनस x ग्राम हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट लगा दो अब, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू बेटा इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। मेटल सर हो जाएगा ना, कर लेना आप, बाकी Yes, वही sir. कॉन्सेप्ट सीधा। यस सर। 9 तक बेटा किसी का, और सर 7th 7 नंबर प्रॉब्लम कहता है इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ट्राईवेलेंट एसिड, ट्राईवेलेंट देखो दे रहा है आपको, कितना दे रहा है ट्राईवेलेंट, इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ट्राईवेलेंट मेटल 32.7 मोलिकुलर वेट्स ऑफ इट्स क्लोराइड, इक्विवेलेंट वेट देखो दे रखा है ट्राईवेलेंट, और मोलिकुलर वेट निकालना है इट्स क्लोराइड का। मान लो मेटल है कोई, ट्राईवेलेंट है M+3, क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना देगा MCl3, ये बना दिया। अब मोलिकुलर वेट ऑफ इट्स क्लोराइड बनाना है आपको, तो इक्विवेलेंट वेट है इसका दे रखा है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड टोटल निकालो, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड जो भी होगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आपको दे रखा है 32.7, और क्लोरीन का होगा 35.5, क्योंकि एन फैक्टर तो 1 ही है, तो इसको ऐड कर दो बेटा, कर लोगे 7 और 5 12, और 5 6 7 8, 3 और 3 6, इतना आ गया, इक्विवेलेंट आ गया ना, ये सही किया मैंने। अब आपको क्या निकालना है हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, वो हाँ देखो, अब इक्विवेलेंट वेट से आपको फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर होता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड फार्मूला वेट ऑफ मेटल क्लोराइड डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो मेटल क्लोराइड निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट तो आ गया 68.2 इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर ये देखो यहां से लग रहा है MCl3, तो 3 तो होगा एन फैक्टर, ये 1 ये रहा, ये 3 रहा, 3 इंटू 1, क्योंकि चार्ज +3 या -3 आएगा, तो मेटल का जो मेटल क्लोराइड है, तो मेटल क्लोराइड का एन फैक्टर 3 आ जाएगा, तो 3 और ले देंगे हम, तो ये कितना सोल्व हो जाएगा 68.2 इज इक्वल टू m निकालना है, ये 3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर देना आप, अप्रोक्सीमेट देखो 70 ले लो, 73 या 21 200 के आसपास आ जाएगा आपका। ओके सर। नेक्स्ट बेटा 9 तक किसी का, सर 9th
9 बहुत इजी था बेटा, इट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सिर्फ इसमें क्या है कि पहले देखो ये स्पीसीज दे रखी है CH3NH2 CH3NH2, बाद में क्या बन गई CH3NH2 CH3NH2H पॉजिटिव, मतलब एक H पॉजिटिव का फर्क आ गया। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, इधर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, इधर +1 है, मतलब एक चार्ज आ रहा है, इधर 0 है, तो 1 ही हुआ, n फैक्टर 1 हुआ, तो n फैक्टर हो गया 1। एक H का रिप्लेसमेंट है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू जो फार्मूला वेट है उसका निकाल लो और डिवाइडेड बाय n फैक्टर 1 कर देना। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, कितना हो गया हमारा, 9 तक हो गया। अब इनमें आ जाओ, 10 से लेकर के 13 तक। सर 10। हम्म 10 में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है नंबर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मोलिक्यूल इन 200 मिलीलीटर ओ 0.02 नॉर्मल। देखो ऑक्जेलिक एसिड, सबसे पहले यू नो द फार्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड? तो फार्मूला होता है COOH एंड COOH, एंड नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम इज गिवन, सो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। फिर आपको नंबर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकालने, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर भी होता है, तो मोल इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी गिवन है आपकी, नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.02, वॉल्यूम दे रखा है आपको 200 मिलीलीटर, लीटर में बेटा कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड कर दो, और मोल आपने पढ़ा था नंबर, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na, एन फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है 2, ये वाला n निकाल लो, ये वाला n, सपोज ये n नॉर्मेलिटी लिया, ये n डैश नंबर ले लेना। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको आती है, कितनी होती है 6 × 10⁻23 ले लो, तो आपका n का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। सर इसका ऑप्शन आंसर डी आ रहा था। आंसर बी आ रहा था, तो कैलकुलेट कर D। लेते हैं अब। देखो D आ इसमें रहा था। मैं करता हूँ। यस यही आ रहा था, डी आ रहा था। हाँ तो जो आंसर, सर D आ रहा था। हाँ बेटा जो आंसर आएगा सब लोगों का आपका आ रहा है, तो इसका मतलब ठीक है, तो ये इससे कैंसिल ओके हो सर। जाएगा, जो आंसर आए वही देना आपने। और इसमें ना आप जब करते हो, मैंने पहले भी आई टोल्ड यू कि जब इसमें ना आप जब प्रॉब्लम करते हो तो एक करेक्शन आता है ऊपर, है ना, तो उस पर आप डाल सर दिया वो कर करो। दिया था, सर ठीक है, डाल दिया था उसमें। बढ़िया किया बेटा, बढ़िया किया। सर 9th क्वेश्चन में n फैक्टर 1 कैसे होगा ये बता दो। 9th क्वेश्चन में क्या था जो पिछला वाला किया था? हाँ क्योंकि बेटा उसमें एक H पॉजिटिव आयन का चेंज हुआ है ना। पहले देखो CH3NH2 था, बाद में क्या हो गया CH3NH2 पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव का फर्क आ गया, तो एक H पॉजिटिव देना या लेना, तो यही तो एक n फैक्टर होता है ना, रिप्लेसमेंट एक H पॉजिटिव का हो रहा है, दैट्स व्हाई n फैक्टर इज 1 इन दिस केस। क्लियर? ओके यस सर। हाँ बेटा 12 तक किसी का, और 12 तक? नो सर 12th। द नॉर्मेलिटी ऑफ 10% मास बाय वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड, 10% मास बाय वॉल्यूम में तो 10 ग्राम ले लो इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, और नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगा दो बेटा, क्या होता है वेट 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COH, तो n फैक्टर 1 है, तो जो फार्मूला वेट आएगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट हो गए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मिलीलीटर में दे रखा है, लीटर में कन्वर्ट कर दो, हो गया। नॉर्मेलिटी निकालना है आपको। नेक्स्ट बेटा 15 तक किसी का, और अप टू 15। सर 14। 14 0.84 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद 40 मिलीलीटर ऑफ नॉर्मल H2SO4, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल कार्बोनेट इज, देखो आपको गिवन है मेटल कार्बोनेट,
और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन आप करना चाह रहे हो H2SO4 से, ठीक है, मैं क्या कह सकता हूं कि भाई जितने इक्विवेलेंट इसके होंगे मेटल कार्बोनेट के उतने ही इक्विवेलेंट H2SO4 के होंगे। आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा दो, पूरे मेटल कार्बोनेट के इक्विवेलेंट तो पूरे का वेट दे रखा है आपको 0.84 डिवाइडेड बाय पूरे का इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू H2SO4 का इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी से निकालो। देखो बेटा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम दे रखा है, तो नॉर्मेलिटी दे रखा है 1/2 नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे रखा है 40 मिलीलीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो तो इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा मेटल कार्बोनेट का। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट ही चाहिए आपको, जिसका भी आप जो भी निकालना चाहते हो, जो डेटा दिए हुए उनके इक्विवेलेंट इक्वल करते जाओ बस। आप कुछ प्रैक्टिस करो, उसके बाद होने लग जाएगा, डायरेक्ट 2 स्टेप में क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। नेक्स्ट चलो बेटा 18 तक किसी का और। सर 16th। 16 ये कह रहा है आपका द न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, इसका दिया भाई ये देखो क्या दे रखा है, टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फोरस एसिड। देखो फॉस्फोरस एसिड दिया हुआ है H3PO3। मैंने फॉस्फोरस वाले में स्पेशली एन फैक्टर निकालना सिखाया था आपको कि जितने ऑक्सीजन हो उससे एक कम कर दिया करो, ऑक्सीजन 3 है तो एक कम कर दो, मतलब एन फैक्टर आ जाएगा 2। द वॉल्यूम ऑफ द 0.1 मोलर एक्वस केस, तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो आप, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, देखो मोलरिटी दे रखा है तो मोल इंटू एन फैक्टर, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मोल हो गया इंटू एन फैक्टर एसिड का। बेस में क्या दे रखा है आपको, फिर मोलरिटी दे रखा है तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ये बेस के लिए लगा दो आप। तो मोलरिटी तो गिवन है, कर लोगे बेटा 0.1, वॉल्यूम दे रखा है 20 मिलीलीटर, इधर भी मिलीलीटर में ले लेना, इधर भी एन फैक्टर एसिड का आएगा 2 फॉस्फोरस एसिड का, इधर मोलरिटी गिवन है आपकी दूसरी बेस की 0.1, वॉल्यूम आप निकालना चाहते हो द वॉल्यूम ऑफ 0.1 का, और एन फैक्टर बेस KOH है तो 1 ही होगा, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। कर लोगे बेटा? यस सर। नेक्स्ट 20 तक किसी का प्रॉब्लम हो कोई? 18 तक किसी का और? सर 17th। 17 हाउ मच NaOH इन ग्राम इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, इतना नॉर्मल जो है आपका HCl के लिए। तो बेस वापस देखो वही कंसेप्ट बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। बेस में अमाउंट से चाहिए इक्विवेलेंट, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बेस का, और इज इक्वल टू ये नॉर्मेलिटी से नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा एसिड का। अब आप इक्वेट कर दो, वेट चाहिए आपको, इक्विवेलेंट वेट उतना ही आएगा जितना फार्मूला वेट होगा NaOH का 40, नॉर्मेलिटी गिवन है 0.1 नॉर्मल, वॉल्यूम गिवन है 1500 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मिलीलीटर है तो लीटर में कन्वर्ट कर दो, वेट आ जाएगा बेटा आपका। 18 तक लास्ट प्रॉब्लम किसी का क्लियर? चले आगे। अब आपको बेटा मैं जो इसमें टेस्ट दूंगा उसमें ये सारा चैप्टर आएगा। अब आपका जो आपका टेस्ट होगा 18th, what is the volume of 0.1 normal HCl required to react completely 1 gram pure calcium carbonate? तो वही है बेटा, सेम वही चीज, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कर दो इक्विवेलेंट ऑफ HCl, जिससे रिएक्शन करवाना चाहते हो आप। इक्विवेलेंट देखो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दे रखा है तो वेट ले लो, इक्विवेलेंट वेट निकालना है मतलब फार्मूला वेट इनटू एन फैक्टर। इधर वाले इक्विवेलेंट को HCl नॉर्मेलिटी दे रखा है तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में, वेट आपको दे रखा है 1 ग्राम, फार्मूला वेट कैल्शियम कार्बोनेट का निकालोगे तो 100 आएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट में वैलेंसी 2 आएगी क्योंकि कैल्शियम का चार्ज 2 है, एन फैक्टर 2 हो जाएगा, नॉर्मेलिटी गिवन है 0.1, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। तो देखो बेटा आपने अप्रोक्सीमेट सारे ही क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए इस एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना घर पे, इनकी दोबारा प्रैक्टिस करना भी रिक्वायर है हमको, तो एक बार दोबारा करके देखना इनको अपने आप, फिर देखना कि टेस्ट कब होगा? हैं
टेस्ट कब होगा सर? अब बेटा आपको आ जाएगा, उसका मैसेज आ जाएगा, लेकिन जब भी अब आएगा तो मैं इतना ही दूंगा जितना अपना फर्स्ट चैप्टर है ना, अब उसका कंप्लीट टेस्ट लेंगे, मोल कंसेप्ट एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट। वो आपको जो दूसरी टीम होती है ना, जो वो आपको जो है ईडीपी वाले वो इन्फॉर्म कर देंगे, पहले इन्फॉर्म आ जाएगा आपके पास। ओके सर, थैंक यू। हाँ बेटा, तो आज मैं देखो दूसरा, वैसे पहले मुझे रिडोक्स स्टार्ट करना था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, हो सकता है आपके स्कूल में नंबर वाइज चल रहे हो, तो पहले मैं आपको रिडोक्स ना करा के पहले दो छोटे छोटे चैप्टर हैं वो करवा रहा हूँ। और वो चैप्टर आपके हैं, मतलब एक छोटा है एक कुछ बड़ा है, एक तो दोनों थियोरटिकल है, मतलब अब कुछ एक चैप्टर थियोरटिकल कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लिया तो अब हम एक थियोरटिकल चैप्टर कर लेते हैं। तो अब हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं बेटा वो पीरियोडिक टेबल करने जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं कराएंगे आप? पहले पीरियोडिक टेबल करेंगे, पीरियोडिक एक सीक्वेंस में चलेंगे ना, पहले कैलकुलेशन सीख ली हम लोगों ने, अब क्या करेंगे पीरियोडिक टेबल करेंगे, पीरियोडिक टेबल करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इन पीरियड में जब एलिमेंट पता लग जाएगा तो एलिमेंट को अटैच करेंगे हम, फिर बॉन्डिंग करेंगे उसमें, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ फिर रिडॉक्स करवा दूंगा, वो दोनों कैलकुलेटिव चैप्टर आ जाएंगे। सर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो आप रीड कर लेना, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है, वो जैसा है वैसा याद करना है आपने, बहुत मतलब एक बोर्ड में ही आएगा, अगर आया तो प्रॉब्लम उसका कर लोगे उसमें। सर इस चैप्टर में कुछ ओलियम का भी था और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉड्यूल में गिवन था। अच्छा, मैं ओलियम का जो दे रखा था ना और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का था, वो जब मैं अब रिडॉक्स कराऊंगा ना उसके साथ करवा दूंगा आपको, या हाइड्रोजन वाला करेंगे तो उसके साथ हो जाएगा फिर हमारा वो ओलियम का, और आपका ओलियम तो अब खैर रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता दूंगा, और H2O2 का जरूरी है, वो हाइड्रोजन वाले पार्ट में आएगा, या टाइट्रेशन करेंगे तब करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक फिर एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट किया है तो फिर एक थ्योरेटिकल वाला पार्ट करते हैं, पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल जो है हमारे पास, अब रिसेंट वाला पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें हमने जितने भी एलिमेंट हैं उसको हमने अरेंज किया है, तो उसको हमने अरेंज दो तरीके से किया है। एक तो हम ऐसे देखो ऐसी हॉरिजेंटल लाइन में रखते हैं इनको, और एक जो वर्टिकल लाइन में, और एक हम रखते हैं इनको हॉरिजेंटल लाइन में। तो ये वर्टिकल लाइन, और इस टाइप की जो लाइन होती है वो हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन जो होराइजन से जो बनता है उसको हम बोलते हैं, इस तरह का जो होता है उसको हम पीरियड बोलते हैं, और जो इस तरीके से है उसको हम ग्रुप बोलते हैं। हाँ, इवन थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं तो पहले जो मेंडलीफ ने बनाया था इसको, तो मेंडलीफ ने इनको पीरियड को नाम जो दिया था वो सीरीज दिया था, और ग्रुप को जो नाम दिया था वो फैमिली दिया था, उसको नाम उसने फैमिली दिया था जिसको आजकल हम ग्रुप बोलते हैं, और इधर जो दिया था वो उसने सीरीज नाम दिया था, अब हम पीरियड बोलते हैं। तो टोटल जो अब रिसेंट वाली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, उसमें आप देखोगे टोटल 18 जो हमारे पास ग्रुप हैं वो 18 है इस तरीके से, और जो इस तरीके से पीरियड हैं वो हमारे पास 7 है। तो यहां आप देखो पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जो पुरानी नेमिंग थी वो थोड़ा सा ओल्ड जो स्कीम थी आपकी, ओल्ड स्कीम में आप देखोगे तो उसमें आपके पास ये जो 18 ग्रुप हैं, 18 की बजाय 16 ग्रुप थे हमारे पास। पीरियड तो 7 ही थे, लेकिन ग्रुप जो थे वो 16 थे, और उनको रोमन लैंग्वेज में लिखते थे, जैसे फर्स्ट से लेकर के फर्स्ट ए फर्स्ट बी, फर्स्ट ए से लेकर के और 7th ए तक। ये देखो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7th ए तक, फिर फर्स्ट बी से लेकर के 7th बी तक। तो आप देखोगे फर्स्ट बी, यहां से फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फिफ्थ बी, 7th बी तक, और एक आपका जो ग्रुप था 8 ग्रुप था, और एक आपका ये 8 ग्रुप, ये देखो ये 8th, ये वाला 8th ग्रुप था आपका, और एक आपका लास्ट वाला जो था वो 0 ग्रुप था। तो टोटल देखेंगे देखो पुरानी में तो 16 आएंगे, लेकिन अब रिसेंट वाली जो है 18, उसकी नंबरिंग भी बेटा बिल्कुल सिंपल कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 लेते 12 तक कर दिया। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, जो इनके पीरियड है वो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड, टोटल पीरियड जो है वो हमारे पास 7 है। अब इनमें 7 को जिस हिसाब से हमने जो बनाया है इनको,
तो इसके अंदर आप देखोगे जैसे हम लोगों ने बनाया है, तो फर्स्ट से लेकर के जो 18 ग्रुप तक 7 ऐसे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बनाया है हमने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा कैसे कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। 9-10 तक आपने पढ़ा होगा, तो 10th वगैरह में कुछ पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। इसकी मैं अभी जनरल आइडिया दे देता हूं, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा नहीं अभी हमने। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा 1s। सेकंड शेल है तो उसमें दो होंगे, एक को बोलेंगे 2s और एक को बोलेंगे 2p। बेटा सुन रखे हैं ना ये sp ऐसे वाले, 9th-10th में पढ़ा होगा। नो सर। यस सर। 9th-10th में भी था ये 1s, पहले वाला s ऑर्बिटल, दूसरे वाला अगर दो हैं तो s और p। नहीं भी सुन रखा कोई बात नहीं, मैं अभी बता रहा हूं तो ध्यान रख लेनी है चीज। थर्ड होगा तो थर्ड में फिर आएगा हमारा 3s 3p 3d, 3s 3p 3d। 4 होगा तो 4 में हम लिखेंगे 4s 4p 4d 4f। 5 होगा तो 5 आ जाएंगे। इसमें ध्यान रखना है जब भी s लिखूं तो s का मतलब होता है 1 ऑर्बिटल जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो आप s में। और जब कभी भी p लिखूं बेटा मैं p का मतलब होगा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप p में। d होगा तो बढ़ाते जाओ 2-2, d होगा तो 5 आ जाएंगे, d होगा तो 5, 1 टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। f होगा तो 7 आ जाएंगे। यहां आप 2-2 करते जाओगे। तो ये एक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया रखना है। तो जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हो आप, तो उसको फिल करते टाइम ऐसे फिल करेंगे, एस बना लेना आप ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग अगर आ जाएगी तो थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। कैसे, सपोज हमारे पास एलिमेंट है फर्स्ट हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर याद करना है आपने। इसका एटॉमिक नंबर बेटा होगा 1। तो इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मैं लिखूंगा 1s, और 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमें 1 ही करना है तो 1 आ गया। जैसे सेकंड नंबर है हमारा हीलियम He, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो मैं लिखूंगा 1s, यहां मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सपोज है हमें क्या करना है 3। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर बेटा। हमने वो क्लास में के एलिमेंट सीखा था, तो उससे ये क्या मतलब, ये भी तो वैसे ही है थोड़ा हाँ बहुत। वही है बेटा, जो के एलिमेंट सीखा था वही वाला है। फर्स्ट वाला सेल होता है तो के होता है, सेकंड वाला होता है तो एल हो जाता है। जैसे ये के, ये एल, ये एम, ये एन, चीज वही है। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे तो थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। अभी ये चैप्टर चलो स्टार्ट कर दिया। हाँ ऑर्बिटल, ये मैं ऐसा है कि ये इजी सा टॉपिक है, ये करवा देता हूँ, नहीं तो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले करवा दूंगा आप लोगों को, जिससे क्या है कि आपको ये सब चीज जो प्रॉब्लम आ रही है ना, फिर ये नहीं आएगी आप। ठीक है, आज की क्लास लेके आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूँ, फिर एक अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने ये पहले ध्यान नहीं आ रहा उनको, तो फिर जरूरी हो जाएगा वो। तो देखो हाइड्रोजन कितना आ गया 1, तो 1s1। हीलियम कितना आ गया 2, एटॉमिक नंबर 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 1s2। ठीक है, और अगर मैं इसका लिथियम ले लूं, या अभी से स्टार्ट कर दूंगी बेटा, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर ही स्टार्ट कर दूं क्या, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर ही सर करना ऑफ पड़ेगा कोर्स हमें। प्रिंसिपल एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हाँ वो सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आएगा बेटा। तो ये वो भी इससे रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके साथ ही कर सकते हैं। देखो मैं इसके साथ ही कर देता हूं, क्योंकि ज्यादा बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर ये बनाना भी सीख लेंगे। देखो एटॉमिक, मैं स्ट्रक्चर ही कर रहा हूं पहले, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा कंपोजिशन ऑफ एटम। कंपोजिशन ऑफ
एन एटम, एक एटम कैसा होता है। देखो कंपोजिशन ऑफ एन एटम में बेटा बताया गया है कि डाल्टन ने, बाय डाल्टन ने हमें बताया कि कोई भी एटम जो है वो उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बहुत छोटा होता है और वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल साइज का कोई भी एटम होता है और उस एटम का जो साइज है वो हमारा साइज होता है, मतलब उसकी रेडियस का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, वो बेटा मैंने पहले भी चैप्टर में भी आपको शायद आइडिया बताया हो, ये होता है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, -10 एंगस्ट्रॉम इस साइज का होता है कोई भी एटम, मतलब बहुत छोटा होता है। 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम साइज का होता है। और उसके अंदर एक छोटा सा स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, और छोटा होता है न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं बेटा, या इसको हम नोडल पॉइंट बोलते हैं। न्यूक्लियस और नोडल पॉइंट, इसका जो ऑर्डर होता है, इसका जो साइज होता है वो एटम से भी छोटा होता है। जो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज, ऑर्डर का मतलब बेटा रेडियस, ये होगा 10⁻⁻15 मीटर, मतलब 1 फर्मी, इसको बोलते हैं 1 फर्मी। आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आए कि भाई एटम के साइज का ऑर्डर क्या है, देन you will give 10⁻⁻10 meter या 1 angstrom. If ask about the nuclear size, then you give 10⁻⁻15 meter और 1 fermi, इसको बोलते हैं फर्मी। किसी भी एटम की रेडियस कैलकुलेशन जो है, अगर आपको रेडियस कैलकुलेशन करना है तो R = R0 एक कांस्टेंट वैल्यू दिया जाएगा, A1/3 से कैलकुलेट करोगे। A का मतलब होगा मास नंबर, A = होगा आपका मास नंबर, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम होगा मास नंबर, और ये कांस्टेंट होगा। और ये किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। सर इस कांस्टेंट का कोई नाम भी है? हाँ, इसका ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, इस कांस्टेंट वैल्यू का कोई स्पेशल नाम नहीं होगा, बस गिवन होगी कि R0 का वैल्यू आपको दिए रखा होगा 1.5 या 1.3, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है वो, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, तो वो वैल्यू आपको फिक्स दी जाएगी। ए आपको पता होगा, ए आपको गिवन होगा, तो आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या समझे बेटा हम, डाल्टन के अकॉर्डिंग कोई भी एटम स्फेरिकल होता है, उसका साइज 10⁻⁻10 मीटर का होता है, उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उसका साइज 10⁻⁻15 मीटर का होता है, वो भी स्फेरिकल है। और किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस अगर कैलकुलेट करना है तो R0 एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगा, और A मतलब मास नंबर, उसका पावर 1/3 कर देंगे। फिर क्या बताया गया, जो आज हम जानते हैं, वी नो दैट कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब कंपोजिशन पढ़ रहे हैं हम, तो इसका मतलब कोई भी अगर एटम है, एटम बेटा स्फेरिकल है, और उस स्फेरिकल का जो सारा मास होता है, मास सेंट्रलाइज होता है न्यूक्लियस में। ऑल मास is centralized in tiny dense space। ये जो छोटा सा डेंस स्पेस होता है, इसी को हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, यही होता है। किसी का अगर आपको वेट करना हो किसी भी एटम का, उसका न्यूक्लियस बाहर निकाल दो, उससे वेट हो जाएगा, बिकॉज यहीं पर मेनली जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसके मास को कंसीडर कम करेंगे, किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो क्या कंपोजिशन हुआ, न्यूक्लियस में कौन हुए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर कौन हुए, इलेक्ट्रॉन। तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या हुआ हमारे पास, किसी भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल 3 हो गए। फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हो गए आपके पास 3 हो गए, वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं, इसको मिला करके इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन।
न्यूक्लियन, आपसे पूछा जाए न्यूक्लियन क्या है, जो न्यूक्लियस वाले पार्टिकल हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब वन बाय वन एक एक के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि हमें कंपोजिशन पढ़ रहे हैं एक एटम का, ये सारी चीजें जानते हैं, हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, अगर हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो लिखेंगे वो लिखेंगे ई, और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल है। मास क्या लेते हैं बेटा? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मास का मतलब हम कितना मास लेते हैं? जीरो मास लेते हैं। मास नेग्लिजिबल का मतलब जीरो, अप्रोक्सीमेट जीरो होता है, लेकिन प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं इसको। इसलिए आप इलेक्ट्रॉन में जो ऊपर लिखा जाता है वो मास लिखा जाता है अप्रोक्सीमेट जीरो, किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन के कंपैरिजन में। और चार्ज जो होता है वो यूनिट होता है, चार्ज वो यूनिट, मतलब 1 नेगेटिव में। चार्ज नेगेटिव होगा, यूनिट होगा। अब इस यूनिट की वैल्यू क्या है? नेग्लिजिबल की वैल्यू क्या है? इस नेग्लिजिबल की वैल्यू याद करते हो बेटा आप, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या याद करते हो? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो आप सोच सकते हो देखो कितना कम है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, मतलब 0.00000031 तक 00 करते जाओ, इसलिए इसको क्या बोला गया है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल है, लेकिन वैल्यू कितनी है? 9.1 इंटू 10⁻31। और चार्ज कितना लिया है हमने इसका? यूनिट। बट वो यूनिट चार्ज है कितना? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बेटा वो है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और नेगेटिव है। और कूलाम को अगर हम ESU में करेंगे, छोटे यूनिट में करेंगे, जैसे किलोग्राम को ग्राम में भी तो लिख सकते हो, ग्राम कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ऐसे कूलाम बड़ा यूनिट है, अगर छोटा यूनिट करना चाहो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है बेटा वो होता है 4.8, बहुत यूज होगा आगे, इसको, इस वैल्यू को तो याद रखते ही हैं, अब इसको करना है आगे हमें। 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा? 9 ESU। एक कूलाम में इतने ESU होते हैं। ESU का मतलब समझते हो बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेग्लिजिबल और मास यूनिट नेगेटिव में, तो एक पूरा सिंबल बेटा आपका ये बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का सिंबल E, ऊपर जीरो मतलब नेग्लिजिबल मास, किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। और चार्ज कितना? E। ये जो नाम दिया था वो स्टोनी ने दिया था, इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया है वो स्टोनी ने दिया है इसका नाम। डिस्कवर जो है वो जो किया था, क्या नाम था उसका? रदरफोर्ड ने, थॉमसन, और जे थॉमसन, सर जे थॉमसन ने, और न्यूक्लियस का रदरफोर्ड ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का जो थे, बट अगर नाम पूछा जाए, नेम्ड बाई स्टोनी, नेम दिया है वो स्टोनी ने दिया है। और बहुत कम पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट वैसे ही। और डिस्कवर्ड जो किया है वो आपने किया सर जे थॉमसन ने। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में डेटा हो गया। दूसरा, इसका जब हम कंपोजिशन कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो मेन न्यूक्लियन आते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि मास जो है इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता किसी भी एटम का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। मास को हम नेग्लिजिबल लेते हैं। अब आते हैं दूसरा पार्टिकल लेते हैं बेटा हम, देखो इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा पार्टिकल अपने पास है प्रोटॉन। प्रोटॉन, अब प्रोटॉन का जो मास है वो यूनिट लिया है हमने, और वो यूनिट मास जो लिया है, यूनिट, उसकी वैल्यू जो है वो है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यूनिट मास है, यूनिट लिया है, लेकिन वो है कितना यूनिट? इतनी वैल्यू को यूनिट लिया है। इसीलिए इसके कंपैरिजन में ये मास हमने नेग्लिजिबल एज्यूम किया है। जो चार्ज होगा प्रोटॉन का, चार्ज, तो मास ऑफ प्रोटॉन इतना आ जाएगा। चार्ज भी यूनिट है, लेकिन वो पॉजिटिव है, तो चार्ज कितना? प्लस वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है, या ESU में करना है तो प्लस 4.8 इंटू 10⁻⁻10
ESU। इसलिए सिंबल जब भी लिखना हो प्रोटॉन का बेटा आप ऐसे लिखोगे, P मास यूनिट, चार्ज भी यूनिट, चार्ज पॉजिटिव वाला यूनिट, तो प्रोटॉन का सिंबल हो जाएगा, प्रोटॉन का सिंबल हो जाएगा। इसकी डिस्कवरी जो की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी, डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। इधर आ जाओ फिर आप, नेक्स्ट जो पार्टिकल है वो आपका न्यूट्रॉन, नाम से ही पता लग रहा है, देखो न्यूट्रल है। सर प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? प्रोटॉन का नाम दिया था रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन रदरफोर्ड। डिस्कवर्ड गोल्डस्टीन। तो यहां न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन जो है ये चैडविक ने डिस्कवर किया है इसको, ये ज्यादा पूछा जाता है बेटा, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, ये चैडविक ने डिस्कवर किया है इसको। और जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन से न्यूट्रल, न्यूट्रल से बनाया देखो न्यूट्रॉन, इसलिए इसका मास तो अप्रोक्स प्रोटॉन के इक्वल है, मास अप्रोक्स टू प्रोटॉन, अप्रोक्स इक्वल टू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के इक्वल है। कितना होता है वो, तो यूनिट मास ही लेंगे, तो न्यूट्रॉन का भी मास यूनिट रखोगे आप। थोड़ा सा ये न्यूट्रॉन से ज्यादा है, कितना है 1.673 होता है, ये 675 होता है, 10⁻⁻27 किलोग्राम। और चार्ज जो होता है इसका नहीं होता, वो चार्ज जीरो होता है, चार्ज जीरो है। इसलिए जब मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो किसी पोल की तरफ नहीं जाएगा, तो चार्ज जो है वो जीरो है। तो इसका सिंबल जो लिखेंगे बेटा आप, न्यूट्रॉन का 10 रखेंगे आप। तो देखो कंपोजिशन में हमारा क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, एक बेसिक आइडिया तैयार हो गया कि कोई भी एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर की साइड जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। तो सारा का सारा जो वेट बनता है, मास बनता है किसी एटम का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, और इसको हम न्यूक्लियन बोलते हैं। यहीं पर बेटा आपसे एक पूछा जाता है कि फिर अल्फा पार्टिकल क्या चीज है। नो, अल्फा पार्टिकल जब भी एग्जाम में आए बहुत पूछा जाता है, अल्फा पार्टिकल पूछा जाए तो आप बहुत सारे नाम से इसका आंसर देते हो। अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, या इसको बोलेंगे डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, डाई पॉजिटिव हीलियम आयन। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हीलियम का न्यूक्लियस है, या और पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव होता है He2 पॉजिटिव आयन होता है। कैसे, इसको थोड़ा देखो क्लियर करता हूं मैं आपके लिए। सपोज ये हीलियम है, और ये हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 है, और मास नंबर 4 होता है। तो 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर इसमें आप दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो ये सिर्फ आपका न्यूक्लियस रह जाएगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और +2 चार्ज आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा He2 पॉजिटिव। दैट पार्टिकल इज नोन एज, दैट पॉजिटिव पार्टिकल इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। इसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का मास देखो और चार्ज देखो। अब अगर मुझे मास निकालना है अल्फा पार्टिकल का, तो मास देखो अल्फा पार्टिकल का 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट इक्वल, तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। Then what will we say? The mass of alpha particle equal to 4 times of mass of proton, and charge of alpha particle देखो 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव होता तो 1 प्रोटॉन के बराबर, तो चार्ज हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा प्रोटॉन के चार्ज। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा, ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि अल्फा पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम या डाई पॉजिटिव हीलियम, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये। इनका मास कितना होता है, प्रोटॉन का 4 टाइम, चार्ज कितना होता है इनका, चार्ज जो होगा वो 2 टाइम हो जाएगा। इसी पर बेस्ड हमारा था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किया था बेटा इसका, रदरफोर्ड
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वैसे अब सिलेबस में हटा दिया है, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं कि अगर न्यूक्लियस की डिस्कवरी आ जाए तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हुआ था। तो अभी आपने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल होंगे तो पॉजिटिव पार्टिकल है ये। तो इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को उसने क्या किया था, गोल्ड की फॉइल के ऊपर क्रॉस ऊपर बम्बार्ड करवाया था। जिससे गोल्ड के बहुत सारे पार्टिकल हैं इससे AU। तो उसने क्या देखा था कि ये जो पार्टिकल थे किसी भी गोल्ड में से जब पास किए थे, सपोज एक अल्टरनेटिव प्रोसेस ले लेता हूं, जैसे ऐसे अल्फा पार्टिकल लिया तो अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल था बेटा। और यहां अगर एटम एक गोल्ड का AU एटम होगा तो यहां भी पॉजिटिव पार्ट सारा यहां है। तो जो पॉजिटिव को पॉजिटिव रोक सकता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल कर सकता है, अदरवाइज सीधा जाने देगा वो। तो यहां से उसने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे मोस्टली क्रॉस हो गए थे, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल। कुछ जो थे, इसमें आपने क्या लेना बेटा, ये पार्टिकल कुछ जो इधर किनारों से लगे न्यूक्लियस को वो थोड़ा ऐसे चले गए थे, बट कुछ ऐसे पार्टिकल से जो जा करके वापस आ गए थे, जा करके वापस आ गए थे। इनको हम स्मॉल एंगल बोलेंगे, इसको हम ये स्मॉल एंगल बोलेंगे, इसको लार्ज बोलेंगे। जब पार्टिकल जाके वापस आ जाएगा इसको 180 डिग्री बोलना है। ये ध्यान रखना है, एंगल यहीं से देखना है आपने, जिधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है, तो ये वाला 180 डिग्री। तो और जब क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से देखना है हमने, तो ये हमें देखो ऐसे देखोगे आप कि सपोज अगर क्रॉस हो जाता तो इसको कहते हैं 0 डिग्री एंगल। अगर यहां आ जाता तो कहते हैं 90 डिग्री एंगल। इधर चला जाता तो लेस देन 90 डिग्री एंगल, वापस आ जाता है तो 180 डिग्री एंगल। तो इसमें मोस्ट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल हुआ, तो आपका क्या कंक्लूजन निकला, मोस्ट अल्फा पार्टिकल went straight without deflection। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो बाहर हो गया, मतलब कितने डिग्री एंगल पर, इसको लोगे 0 डिग्री एंगल पर, ज्यादातर चला गया। तो ये क्या चीज शो कर रहा है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल बाहर जा रहा है। इट मींस मोस्ट ऑफ एटम में पॉजिटिव पार्ट नहीं है। पॉजिटिव पार्ट होता तो पॉजिटिव को रिपेल करता। इट मींस most of space of atom is vacant। इस बात से ये रिजल्ट निकला। दूसरा पार्ट क्या निकला आपका, दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि बहुत कम पार्टिकल हैं जो स्मॉल एंगल पे, सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल। स्मॉल मतलब लेस देन 90, एंड वेरी फ्यू कम बैक। कम बैक मतलब वापिस आने का मतलब 180 डिग्री। तो बहुत कम जो थे वापिस आ गए। कब आए होंगे, अगर पॉजिटिव चीज के सामने बेटा पॉजिटिव आएगी तभी तो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, रिपेल होकर बाहर हो जाएगा। तो ये चीज क्या शो कर रही है, ये जो शो कर रही है कि मोस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन वेरी स्मॉल डेंस वॉल्यूम। सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह पे जो है सेंट्रलाइज है, और इसी को उसने न्यूक्लियस बोला था। तो डिस्कवरी किसने की, आप बोलोगे न्यूक्लियस की, तो आप बोलोगे रदरफोर्ड ने, वेरी स्मॉल डेंस वॉल्यूम, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब हमारे लिए कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो अब एक चीज क्लियर है। हाँ बोलो सर। जेम्स चैडविक ने क्या करा था फिर? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। न्यूट्रॉन, यस सर, यस। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। अब देखो बेटा इसमें हुआ क्या, अब आपके लिए कंपटीशन में यहाँ क्या है, या कोई पूछा जाएगा तो क्या है, तो एक चीज तो क्लियर है। देखो जितना ज्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पार्टिकल भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से उतना अच्छा रिपल्सन करेगा, तो डिफ्लेक्शन बेस्ट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल
जो डिफ्लेक्ट होंगे, डिफ्लेक्टेड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड z स्क्वायर, z मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। भाई न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में ज्यादा होगा, उतना ही अल्फा पार्टिकल ज्यादा होगा। यही रीजन था कि उसने गोल्ड सिलेक्ट किया था, गोल्ड का एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है। और दूसरी बात क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टिंग एटॉमिक नंबर ज्यादा। और अब देखो जितना एंगल ज्यादा होता जा रहा है, जितना एंगल कम है, देखो 0 डिग्री एंगल पर बहुत सारे पार्टिकल है, फिर एंगल 90 डिग्री से कम आया तो स्मॉल एंगल पर सम पार्टिकल हुए, और 180 डिग्री एंगल जितना बढ़ रहा है उतना पार्टिकल कम होता जा रहा है। तो नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर, जितना नंबर ज्यादा होगा उतने आपके पार्टिकल ज्यादा होंगे। मतलब क्या फार्मूला बनाओगे आप डिफ्लेक्ट करने के लिए, n1 अपॉन n2, पहले कितने नंबर बाद में कितने नंबर, z1 स्क्वायर अपॉन z2 स्क्वायर। एक तो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा क्या देख सकते हो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन फॉर थीटा बाई 2, थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, देखो साइन फॉर थीटा बाई 2 से कैलकुलेशन करेंगे हम। तो इसका मतलब जितना थीटा ज्यादा होता जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होने वाले कम होते जाएंगे। यही रीजन था कि 180 डिग्री पर बहुत कम थे। तो यहां फार्मूला यूज करोगे तो बेटा क्या कर सकते हो, n1 अपॉन n2, इधर साइन फॉर थीटा 1/2, ऊपर आ जाएगा साइन फॉर थीटा 2/2। एम्स वगैरह पूछा गया तो पूछा जाएगा, नीट में कम ही पूछा जाता है, बट अब कंबाइन है सिलेबस तो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो एंगल अगर हमें पता हो, थीटा 1 पता हो, थीटा 2 पता हो, पहले के पार्टिकल पता हो, तो दूसरे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी, बट न्यूक्लियस की डिस्कवरी होने के बाद फिर ये पता लगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर घूम रहा है वो नेगेटिव है, अंदर न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जाता क्यों नहीं है, वहां क्यों नहीं गिरता है। इसके लिए फिर एक्सप्लेनेशन किया, एक दूसरा साइंटिस्ट आया, फिर हमारा आया रदरफोर्ड के बाद बोहर्स। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उसने एटम के बारे में बोहर ने बताया। हाँ बोलो बेटा। सर ये पार्टिकल है, उसके इलेक्ट्रॉन से अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है पार्टिकल। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा बेटा। सर आपने जो अभी ऊपर मॉडल बताया उसमें अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो वो गोल्ड के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट नहीं कर सकता अल्फा अट्रैक्ट पार्टिकल? करके क्रॉस ही कर जाएगा ना वो, तो उसको अट्रैक्ट होके क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि हैवी है, इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास वाला था, तो इलेक्ट्रॉन रोक ही नहीं पाएगा, उसका मास नेग्लिजिबल है, तो वो पास हो जाएंगे, उसको क्रॉस करते हुए निकल जाएंगे। क्लियर? हाँ नेक्स्ट बेटा क्या आया, फिर बोहर ने एक्सप्लेन किया। अब देखो इसने, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बताया, जैसे अभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, एक बच्चे ने पूछा भी है कि सर फिर इलेक्ट्रॉन ने उसको रोका क्यों नहीं या क्या रहा, तो ये सारी बातें फिर बोहर ने बताई। और बोहर ने सबसे पहले कंसीडर किया, बोहर ने एटॉमिक मॉडल में 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कंसीडर किया। बोहर एटॉमिक मॉडल पहली बात किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही है, प्रोटॉन कितने भी हो, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 1 सिस्टम में क्या आएगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम में, तो हीलियम में 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उसको 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 3 लिथियम, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। प्रोटॉन कितना भी हो डजंट मैटर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर फिर बोहर ने बात की। इसने क्या किया, इसने पोस्टुलेट्स दिया बेटा कुछ। एक्चुअली इसका जो थ्योरी था वो प्लैंक थ्योरी से मतलब लेके कंसीडर करके किया था, प्लैंक थ्योरी से। तो प्लैंक थ्योरी करेंगे डिस्कस, लेकिन उससे पहले ये सीक्वेंस में आ रहा है, तो पहले बोहर एटॉमिक मॉडल करते हैं। तो इसने कुछ स्टडी किया और स्टडी करके कुछ पोस्टुलेट्स दिए। उसने पोस्टुलेट्स मतलब उसने बताया कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्या क्या बताया उसने, नंबर 1, बेटा अब देखो, अब यहां से सारा इंपॉर्टेंट वर्क स्टार्ट हो जाएगा आपका, ये फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा आपको। तो पहला पोस्टुलेट उसने क्या दिया, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये घूमते रहते हैं, लेकिन हर जगह नहीं घूमते, ये कुछ स्पेशल जगह पे घूमते हैं।
तो और जिस जगह पे घूमते हैं वहां की एनर्जी फिक्स होती है। तो इसमें क्या बोला उसने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही था, उसने बोला एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड, an electron is revolved around the nucleus in stationary, मतलब एक जगह पे, stationary fixed circular path of definite energy, जिनकी एनर्जी डेफिनेट मतलब फिक्स्ड है। An electron is revolved around the nucleus in stationary fixed circular path of definite energy, और indefinite energy को उसने नाम दिया था बोहर्स ऑर्बिट। बोहर्स ऑर्बिट नाम दिया, जिसको अभी एक बच्ची बोल भी रही थी सर KLMN क्या होता है, वो यही चीज थी। तो उसने क्या बोला कि सपोज एक न्यूक्लियस है, अब सपोज ये न्यूक्लियस तो जो भी है, जितने भी प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन का चार्ज है E, Z प्रोटॉन है तो Z चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक प्रोटॉन होगा तो 1E, दो प्रोटॉन होंगे तो 2E, 3 प्रोटॉन होंगे तो 3, 4 प्रोटॉन होंगे तो 4E, Z प्रोटॉन होंगे तो Z चार्ज न्यूक्लियस में होता है। और इसके कहता है सराउंडिंग जो होता है कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं बेटा, ऐसे सर्कुलर पाथ होंगे, इनकी एनर्जी फिक्स होती है अपनी जगह, फिक्स एक एनर्जी वाले सर्कुलर पाथ होते हैं। ऐसे सर्कुलर पाथ पूरा बनाएंगे तो सर्कुलर हो जाएंगे। ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं इनको बोलते हैं स्टेशनरी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी, एंड दीज पाथ आर नोन एज ऑर्बिट। इनको बोलते हैं बोहर ऑर्बिट। ये बोहर ऑर्बिट कौन से होते हैं, जो बिल्कुल पास वाला होता है इसको बोलते हैं K, अगले वाला जो होगा L, M, N। तो जो ऑर्बिट होते हैं इसी को आप बोलते हो K, L, M, N। और इसका नंबर उसने दिया कि फर्स्ट वाला है तो इसके लिए n इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट नंबर ऑर्बिट। सेकंड है तो सेकंड नंबर ऑर्बिट, थर्ड है तो थर्ड, और 4 है तो 4। और उसी के लिए हमने कह दिया KLMN होते हैं। और कहां तक होंगे ये भी पूछ सकता है आपसे, इन्फिनाइट तक बोलेंगे हम, कह सकते हैं किसी एटम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलते जाएंगे। तो इन्फिनाइट ऑर्बिट होते हैं किसी के अंदर भी। ये लास्ट वाला सपोज इन्फिनाइट बोल दिया हमने, तो जहां तक हमें जरूरत होगी वहां तक उठाएंगे। तो किसी भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग, बोहर ने बोला जो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसके लिए कुछ जगह होती है फिक्स एनर्जी की, इन जगह को हम बोलते हैं बोहर्स ऑर्बिट। दीज प्लेस सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी आर नोन एज बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट नंबर 1, बोहर ऑर्बिट नंबर 2, बोहर ऑर्बिट नंबर 3, बोहर ऑर्बिट नंबर 4, और जब एटम खत्म हो जाएगा बोहर ऑर्बिट नंबर इन्फिनाइट। इफ बोहर ऑर्बिट 1 है तो उसका नाम है K, इनको शेल भी बोलते हैं, इसलिए इसको ऑर्बिट या शेल बोलते हैं। K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। अब इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में घूमेगा, हाँ, Only half screen is visible. Half screen. हाफ स्क्रीन इज विजिबल। मैं चेक करता हूँ, लेट मी सर चेक। पूरी विजिबल है सर। पूरी विजिबल है तो बेटा इट इज, पूरी visible है। हाँ, तो योर प्रॉब्लम बेटा, चेक करो उसको। सर हाँ सर ये इलेक्ट्रॉन बीच में कैसे आ गए इसमें? कहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा? ये सर, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ई चार्ज है, ये ई चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है ना। तो मैंने क्या बोला, ई चार्ज है। जैसे एक प्रोटॉन होगा तो एक ई चार्ज होगा, दो प्रोटॉन होंगे तो दो ई चार्ज होंगे, जेड प्रोटॉन होंगे तो जेड ई चार्ज होंगे। जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सपोज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है तो प्रोटॉन का भी चार्ज तो ई होगा ना। सपोज मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, मैं सपोज जैसे कह देते हो एक्स होता है तो मैंने कह दिया एक्स है, तो प्रोटॉन का भी एक्स और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज एक्स। ओके सर। तो मैंने यहाँ ई बोल दिया चार्ज को। क्लियर? तो ई Yes, का sir. मतलब क्या है? चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। सपोज चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन को कितना ले लिया हमने? ई। तो 2 का होगा तो 2 ई हो जाएगा, 3 होगा तो 3 ई हो जाएगा, जेड प्रोटॉन होंगे तो जेड ई हो जाएगा। क्लियर? और बाहर जो ऐसे सर्कुलर पाथ बने हुए हैं इनको हम बोहर्स ऑर्बिट या शेल बोलते हैं। इनके लिए वैल्यू n1 2 3 4 होगी। दूसरी बात क्या बोली उसने बोला कि ऐसे नहीं है कि ये हर जगह पे इस तरह के इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। ये स्पेशली जहां पर घूमते हैं
उसकी एनर्जी फिक्स होनी चाहिए और उसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू दी। तो उसने बोला इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट इज रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट, अब ये वर्ड ध्यान देना बेटा, देखो, हुज एंगुलर मोमेंटम, हुज एंगुलर मोमेंटम इज NH/2 एक मैथमेटिकल वैल्यू दी, NH/2 NH/2 हेयर n यही है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, n क्या होगा 1 2 3 जो भी लास्ट तक। तो कहता है ये इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमेंगे, जहां उसकी मैथमेटिकल वैल्यू एक सिंपल मल्टीपल इंटीग्रल आएगी। किसका सिंपल मल्टीपल इंटीग्रल वैल्यू का? H/2 वैल्यू का, ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है। हेयर h क्या है? h है प्लैंक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू है प्लैंक कांस्टेंट। इस चीज को बेटा बोलते हैं क्वांटाइज्ड। इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? देखो बच्चों, हम सपोज हम सिनेमा में पिक्चर देखने जाते हैं, तो सिनेमा में देखो सीट कैसे लगी होती है, पहले एक सीट लगी हुई है, फिर जगह खाली है, फिर कुछ सीट लगी हुई है बैठने के लिए, फिर जगह खाली है, सीट लगी हुई है। जो बीच वाली खाली जगह है वहां कोई नहीं बैठ सकता, बैठना हमको सीट पे ही पड़ेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की जो ये सीट बनी होती है एक स्पेशल जगह पे बनी होती है, और इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड होना। क्वांटाइज चीज का मतलब यही होता है, जब कोई रेगुलरिटी आती है तो उसको क्वांटाइज्ड बोलते हैं। इसलिए हम इसको जो है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है ऑर्बिट में, जिसकी एंगुलर मोमेंटम इतना फिक्स होगा, तो ये वैल्यू जो है क्वांटाइज्ड वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। तो क्वांटाइज्ड वैल्यू, फिक्स वैल्यू कैसे? देखो वापस मैं यहां आऊं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां घूम सकते हैं? जहां पर एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम घूमेगा। तो देखो क्या बोल सकते हो आप कि भाई जैसे ये न्यूक्लियस है, तो देखो मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम फिजिक्स की बात है। मोमेंटम का मतलब होता है अगर कोई पार्टिकल है जिसका कुछ मास है और वो घूम रहा है, मूव कर रहा है, वेलोसिटी है, तो किसी भी मूविंग पार्टिकल के मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो mv, तो मोमेंटम हो जाता है। और अगर वो mv ऐसे सीधा सीधा घूम रहा है तो लीनियर मोमेंटम होता है, और किसी सेंटर पॉइंट के चारों ओर घूमता है तो एंगल भी बनता जाता है उसका किसी एक पॉइंट पर, तो इसलिए उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो फिजिक्स में जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम बोलते हैं mvr, एंगुलर मोमेंटम को mvr बोलते हैं। और mvr कितना होना चाहिए? NH/2 होना चाहिए। तो यहां पर m का मतलब क्या है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से घूम रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ m और v को मल्टीप्लाई करते तो मोमेंटम बन जाता, p बन जाता। r जो है रेडियस, जिस रेडियस पर घूम रहा है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम को mvr भी लिखते हैं, और फिजिक्स में पढ़ोगे तो j से भी लिख सकते हो, और j, तो आप j भी बोल सकते हो, mvr भी बोल सकते हो। mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो बेटा अब देखो पहला पॉइंट उसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन जिसमें घूमता है वो सर्कुलर पाथ होते हैं। दूसरा कहता है उनके एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं एंगुलर मोमेंटम, जहां पर वो घूमेगा। वो क्या हो सकते हैं? जैसे एग्जांपल, सपोज देखो मैं आपको ये बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन जहां घूमेगा, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन का चार्ज E, Z प्रोटॉन हो जाएंगे तो Z ही हो जाएगा। इसके सराउंडिंग ये सर्कुलर पाथ बना फर्स्ट, सपोज के शेल के लिए n की वैल्यू 1, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? फार्मूला लगा दो बेटा, mvr कितना होगा? NH/2 पाई, मतलब 1h/2 पाई। क्या पूछा जाएगा आपसे? व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ के शेल के लिए n की वैल्यू 1, तो 1h/2 पाई। दूसरा देखो l के लिए n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, तो इसका एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो 2h/2 पाई। तीसरा पूछेगा तो 3h/2 पाई। कर लोगे बेटा? समझ आ रही है बात? जैसे मैंने एक ऐसे बोल दूं मैं आपसे, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ n शेल इन हाइड्रोजन एटम, क्या होगा बेटा? बताओ जरा जल्दी से। एंगुलर मोमेंटम निकालना है n शेल का, तो n शेल देखो K L M N, तो इसके लिए n की वैल्यू देखो, K के लिए 1 2 3 4, तो ये 4 आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम J या mvr लिखते हैं, फार्मूला क्या होता है? NH/2 पाई। तो n की वैल्यू कितनी लोगे आप? n है तो 4 लोगे,
4h/2 पाई। फिर जैसा भी दे रखा हो 2 से कैंसिल करके देना है तो 2h/पाई लिख देना। कर लोगे? तो पहला पोस्टुलेट था कि भाई ऑर्बिट होते हैं, शेल होते हैं KLMN। दूसरा होता है ये शेल हर जगह नहीं बनते, इलेक्ट्रॉन जहां घूमते हैं वो वहीं घूम सकते हैं जहां आपका मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो। वो कितना होना चाहिए? NH/2 पाई। किसी भी जगह पे ऐसे 1.5 ऐसे करके नहीं होगा, 1h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई ऐसे पॉसिबल होगा। 5h/2 पाई मैं कहूं कौन सा पॉसिबल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्वांटाइज्ड वैल्यू। जैसे मैं कह दूं एक दे रखा मैंने 3h/2 पाई, एक मैंने दे दिया 4h/2 पाई, एक मैंने दे दिया 3.2.5 h/2 पाई। ये क्वांटाइज नहीं है बेटा, क्योंकि h/2 पाई सिंपल मल्टीपल इंटीजर का होना चाहिए, 1 2 3 4 उसका होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए 2.5। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अच्छा चलो यहां तक भी बात समझ आई भाई। तो उसने तीसरा पॉइंट क्या लिखा भाई, वो जो आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूम रहा है, बोहर ये बोलता है, बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज NH/2 पाई। अब पॉइंट ये आता है कि वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता? भाई बाहर जो है इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है और अंदर जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट होना चाहिए। तो उसका रीजन उसने दिया, उसने क्या बोला कि वो क्यों नहीं गिरता है, थर्ड पॉइंट कि फॉर बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। क्योंकि अगर ऑर्बिट से आगे पीछे होने लगा तो फिर तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, हमें तो एनर्जी और मोमेंटम फिक्स रखना है उसका। फॉर बैलेंसिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये फार्मूले एक बार डायरेक्ट याद कर लो, फिजिक्स में पढ़ते हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है kq1q2/r²। के कूलम्बिक लॉ पढ़ा होगा आपने, हो सकता है अभी स्टार्ट हो गया हो आपका कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ में kq1q2/r²। तो वो कहता है कि जो आपका अट्रैक्शन फोर्सेज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू बैलेंस हो जाता है फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। इसलिए क्या चीज है? वो चीज आपकी अंदर की तरफ खिंचाव महसूस नहीं करती, अट्रैक्ट नहीं हो पाती। कैसे? सपोज ये कहता है आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इधर सर्कुलर पाथ पे, इसकी डिस्टेंस है r। अब यहां न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन का चार्ज है E, Z प्रोटॉन हो जाएंगे तो ZE हो जाएगा। सपोज ये टोटल चार्ज आ गया Q1 और इलेक्ट्रॉन हम एक ही कंसीडर कर रहे हैं, इसका टोटल चार्ज आ गया Q2। तो ये इसको अट्रैक्ट करने वाला फोर्स होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो इसको अट्रैक्ट करेगा, बाहर की तरफ लगेगा फोर्स। और इलेक्ट्रॉन जब सराउंडिंग घूमता है, ऐसे गोल गोल चीज घूमती है, जैसे आप किसी पेन से धागे से एक पत्थर बांध के पेन को घुमाओ तो थोड़ी देर बाद धागा देखो, धागे के साथ साथ वो पत्थर सराउंडिंग गोल गोल घूमने लग जाएगा, क्योंकि उसका अंदर का फोर्स बाहर के फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। तो ये अंदर वाला फोर्स और ये बाहर वाला फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो इस फोर्स को बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स और इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा देखो, Q1 Q2, तो इसका चार्ज भी E, इसका चार्ज टोटल ZE और K आ गया तो K ZE इंटू E। K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस है R का स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे ऐसे सराउंडिंग घूमता रहता है। और सर बाकी की तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना? हाँ बाहर की, ये देखो ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये इस तरफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन लगाएगा। और ये जो अंदर सेंटर पॉइंट पर ये ऐसे घूमेगा तो ये सेंटर पॉइंट पर अपना फोर्स सेंट्रीफ्यूगल लगाएगा और ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ये सेंटर पर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन घूमने से अपने सेंटर पर पार्ट लगाएगा और इधर घूम, जैसे सपोज हम किसी बाइक से या जैसे एक्टिवा से जा रहे होते हैं, सड़क टेढ़ी होती है तो हमारी बाइक देखो टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि वो उस फोर्स को बैलेंस करती है सेंट्रल एटम पर, जिससे वो गिरते नहीं है हम लोग।
तो ये जब घूमेगा तो सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये अपना अट्रैक्शन बाहर की तरफ लगाएगा, दोनों बराबर होने चाहिए। तो अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज सपोज किसी का ले लो, या न्यूक्लियस का चार्ज ZE और बाहर का चार्ज E, ये इतना आ जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में V स्क्वायर अपॉन R होता है। क्लियर? अब आता है, अब ये पॉइंट आता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कब चेंज करेगा, तो क्लियर है बेटा, अगर ये आगे जाएगा किसी और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करके जाएगा, पीछे आएगा तो इवोल्व करके आएगा। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी चेंज कब करता है? नेक्स्ट पॉइंट बोर्स ने कहा, इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप, या ट्रांजिशन बोलते हो, फ्रॉम one orbit to another orbit, one orbit to another orbit, then it emit or absorb energy. कैसे? सपोज ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये कोई एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल, और एक कोई ऊपर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल, है ना। अब इलेक्ट्रॉन सपोज यहां रखा हुआ है, अब यहां है तो अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर आपने इसको एनर्जी दे दी, एब्जॉर्ब होगी एनर्जी, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो एनर्जी लेके ये जंप करके ऊपर चला जाएगा। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है। अब सपोज यहां पहुंच गया, यहां से वापस आना है, यहां आना है, तो ये वापस वो अपनी एनर्जी एमिट कर देगा, इमिशन हो जाएगा। तो जब भी अपने ऑर्बिट को छोड़ के हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, और लोअर में आएगा तो एमिट करके आएगा, और वो एनर्जी जो होगा वो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। सपोज हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल, EL है लोअर एनर्जी लेवल और EH है हायर एनर्जी लेवल, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा बेटा वो होगा डेल्टा E, और डेल्टा E इज इक्वल टू हो जाएगा E हायर माइनस E लोअर, और डेल्टा तो डेल्टा E जो है आपका वो हो जाएगा HC बाई लेमडा। यहां फिर बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई, H वही प्लैंक कांस्टेंट, लेकिन C वेलोसिटी ऑफ लाइट फिक्स होती है। ये जो लाइट इमिट होगी, जो निकलेगी, ये लाइट होती है, और एब्जॉर्ब होगी वो एनर्जी, वो भी लाइट, और बाहर निकलेगी। तो C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और लेमडा इसको बोलते हैं, लेमडा इसको बोलते हैं लेमडा, ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ, आगे चल के बताऊंगा जो वेवलेंथ ऑफ, इसको आप फोटोन भी बोलते हो, लाइट के जो पार्टिकल होते हैं उसको हम फोटोन बोलते हैं, फोटोन, लाइट ही है बेटा ये। तो यहां से देखो क्लियर कट पता लग रहा है आपको कि जितनी एनर्जी कम होगी, डेल्टा E जितना कम होगा, H कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कांस्टेंट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जितना एनर्जी डिफरेंस कम होगा, ये एनर्जी डिफरेंस कम होगा, उसका लेमडा उतना ही ज्यादा होगा, या एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो उसका लेमडा कम होगा, वेवलेंथ कम होगी। तो एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये बेटा उसने पोस्टुलेट्स दी। तो आपने पोस्टुलेट्स क्या क्या ध्यान रखनी है कि कोई भी एटम होता है, अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। इन सर्कुलर पाथ को शेल बोलते हैं, KLMN। इनका फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। इलेक्ट्रॉन जब ये अपनी जगह पे घूमते रहते हैं तो ना तो एनर्जी इमिट करते हैं ना एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अगर अपना ऑर्बिट छोड़ के किसी और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नीचे से ऊपर वाले में जंप करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ऊपर से नीचे वाले में आएंगे तो एनर्जी इमिट करेंगे। ये एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब या इमिट होगी वो इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी और HC/λ के इक्वल होगी। जितना ही एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा बेटा उतना लेमडा कम होगा।
या एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा उतना लेमडा ज्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट करेंगे, और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होगी, दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन, दैट टाइप ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। और इस फोटोन का वेवलेंथ होगा, इस फोटोन की वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोहर ने वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसे कुछ आइडियाज दिए, तो इसके एप्लीकेशंस आती हैं। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। ये हम जो पढ़ेंगे इट ऑल अबाउट इन नेक्स्ट क्लास। तो ये हमारा आपने बोहर पोस्टुलेट बड़े अच्छे से करके आने। हाँ, एक और बताया मैंने, एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π होता है। तो यहां से हमारा सारा कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा कि भाई एनर्जी कैसे निकाल सकते हो किसी इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, या आप उसका डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो न्यूक्लियस से। क्लियर बेटा? किसी को डाउट किसी पोस्टुलेट्स में? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक सारा इसी पर बेस्ड रहेगा। सर डेल्टा ई वाले पर दोबारा समझा दीजिए। डेल्टा मतलब डिफरेंस, ई मतलब एनर्जी का। दो ऑर्बिट हैं तो दोनों की ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होगी ना, तो जो हायर एनर्जी है और लोअर एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे तो उसको डेल्टा ई लिख देंगे। तो डेल्टा ई का मतलब क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? डेल्टा ई का मतलब है एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस। किसका एनर्जी डिफरेंस? ऑफ ऑर्बिट। तो हायर में से लोअर माइनस कर देना। और ये एनर्जी डिफरेंस होता कितना है? hc/λ। देखो फिजिक्स में एक फार्मूला होता है, E इज टू होता है h न्यू, और न्यू होता है c/λ। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, 9th क्लास में भी होता था ये फार्मूला, फ्रीक्वेंसी। और लेमडा होता है वेवलेंथ, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये बताया मैंने आपको, लेमडा बताया। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, लेकिन लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो डेल्टा ई है तो ई ना एनर्जी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? hc/λ लिख सकता हूं। तो ये कांस्टेंट, तो ये दोनों तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा, इन दोनों ऑर्बिट के बीच एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उससे निकलने वाली जो एनर्जी होगी उसकी लेमडा उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? क्लियर है बेटा जो पूछ रहा था अभी डेल्टा ई वाला? ओके बेटा, तो अभी देखो इस पे तो अभी मैं आपको नहीं दूंगा वो आपको डीपीपी इस बार, तो आपने अच्छी तरीके से नेक्स्ट क्लास में ये फार्मूले करने हैं, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन करेंगे ना, उसमें ये बन जाएगा फिर हमारा प्रॉब्लम। ओके बेटा, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट क्लास। उससे पहले आप ओके सर, बाय बाय बेटा, बाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।